कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। 4-5 को हम यहीं लाके सौरभ जी के वार्डरोब में कहीं कोने में रख दिया जाए। हाँ। बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। और बिहार में कल से ऐसी ही खबरें चल रही हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अंदर खाने हो क्या रहा है। तो आज का प्रोग्राम बिहार को समर्पित, बिहार चुनाव को समर्पित। और आज के प्रोग्राम को आप यूं समझिए कि ऑपरेशन अफवाह किस्म से आज का प्रोग्राम है हमारा, यानी अफवाह को दूर करने का। और ये ऑपरेशन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 माहिर सर्जन मौजूद हैं। डॉक्टर अनंत विजय जी, डॉक्टर अजीत द्विवेदी जी और डॉक्टर देवेंद्र पराशर जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इन सारी अफवाहों का पटाक्षेप करना है। मेरी सीट तेरी सीट। अफवाहें भी ऐसी वैसी नहीं, ए ग्रेड की अफवाहें चल रही हैं कल से। पहली अफवाह कि नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी में बिल्कुल रार ठन गई है और नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को डांट लगाई कि तुम ऐसे बिछ गए, जाकर के झुक गए तुम लोग बीजेपी के सामने, अपनी सीटें जाकर के चिराग पासवान को तुम लोग दे आए। एक अफवाह नंबर 1। दूसरा, मैंने आज कहीं चलते हुए देखा किसी चैनल पर कि नीतीश कुमार ने ये कहा है कि आप पहले सीएम फेस डिक्लेयर करो मुझे, तब बात आके होगी, लेकिन पहले आप सीएम बताओ कि सीएम कौन बनेगा। अफवाह नंबर 2। तीसरा, उन्होंने कहा कि बड़े भाई हम ही रहेंगे, बराबर बराबर कुछ नहीं, जेडीयू ज्यादा सीट लड़ेगी बीजेपी से। तो ये तो एनडीए की अफवाहें चल रही हैं। महागठबंधन की अफवाहें, एनडीए में एक अफवाह ये कि चिराग पासवान की सीटें अभी डाउन होंगी। महागठबंधन में कल से ये चल रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बातचीत बंद होगी। पहले तो बातचीत हुई थी कि नहीं हुई थी, वो दिल्ली में आए तो मिले कि नहीं मिले इनसे, ये भी किसी को नहीं मालूम। फिर दूसरा ये कि वो जब पटना गए तो लालू यादव तो उम्मीदवारों को वो दे रहे थे, सिंबल दे रहे थे लिफाफे में, और ये गए तो इन्होंने सबसे वापस ले लिए तेजस्वी यादव ने। तो आज बीजेपी इसको खूब बढ़ा रही है कि जो अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह जी के साथ किया था, पार्टी छीन ली थी, अब यही काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं अपने पिता के साथ, ये बीजेपी कह रही है। तो ये अफवाह है। तो क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस से उखड़ गए हैं और तेजस्वी यादव और लालू यादव के बीच में भी कुछ अनबन हो गई है? और एक अंतिम अफवाह ये चल रही है कि मुकेश सहनी जो अभी महागठबंधन में हैं, क्या ये बीजेपी या एनडीए के संपर्क में है और ये क्या ये पाला बदल सकते हैं? अब मैं उस बिल्कुल ही अति वाली अफवाह पे नहीं जा रहा हूं कि क्या नीतीश जी फिर पलट सकते हैं, वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इसकी बात हम कर लें। वैसे उनके पार्टी का नाम जेडीयू है। यू टर्न। लेकिन हुआ बहुत कुछ है जेडीयू के अंदर। इनके सिटिंग सांसद भागलपुर से अजय मंडल जी, उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया। इस्तीफा नहीं भेजा, इस्तीफे के लिए मंजूरी मांगी है। हाँ, ये किया। इनके गोपाल मंडल विधायक हैं, वो सीएम आवास के बाद धरने पर बैठ गए, उनको पुलिस लेकर के गई कि मेरा टिकट कट रहा है। नीतीश जी ने बताया गया एक व्यक्ति को सिंबल दे दिया, रत्नेश सदा को, पता चला उनकी सीट भी जो है चिराग पासवान को चली गई है। तो पहले इसी बात, पहली अफवाह, क्या नीतीश कुमार नाराज हैं इस वक्त बीजेपी से? नाराज ना कहें, लेकिन अनकंफर्टेबल तो हैं ही, उसमें कोई दो राय नहीं कि जो बराबरी वाली चीज़ हुई थी वो जेडीयू के लिए सहज नहीं थी। और एकदम से हम लोग ये बता सकते हैं कि जेडीयू की बिल्कुल ये इच्छा थी, शर्त नहीं थी, कठोर शर्त नहीं थी, लेकिन एकदम इच्छा थी और ये बाकायदा कम्युनिकेट किया गया था कि एक का ही फासला रहे सीटों में, लेकिन ये होना चाहिए। और ये बीजेपी को बाकायदा बड़े लेवल पे ये बताया गया था कि उनकी एक ख्वाहिश है कि एक सीट हमारी कम से कम ज़्यादा हो। तब बीजेपी के नेताओं ने उसको एश्योर भी किया था। फाइनल जब डाटा आया तो वो चीज़ नहीं थी, तो वो उनके लिए एक झटका, नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार के लिए दूसरा झटका ये था कि वो कभी भी चिराग पासवान एलजेपी को पसंद नहीं करते। तो उस कंडीशन में इतनी ज़्यादा सीटें दे दिया जाना, ये भी उनके लिए 20-22 तक जेडीयू की सहमति थी कि इतने पे मना दिया जाना चाहिए, वो नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ वैसी सीटें जो दे दी गई उस पर भी उनको बहुत ज़्यादा वो कंफर्टेबल नहीं थे। और जेडीयू के भीतर भी तो अलग अलग खेमे हैं ना, तो जो खेमा ड्राइविंग सीट पे है तो दूसरा खेमा क्या करेगा? अगर ड्राइविंग सीट वाला जो व्यक्ति है उसने अगर एक फॉर्मूला निकाल के दिला दिया और उस पर जैसे देखा कि हाँ आला कमान बहुत खुश नहीं है कम से कम इस पर, तो वो तो फिर आग में घी डालेगा ना कि देखिए क्या कर दे, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, इसको तो देने की जरूरत नहीं थी। तो ये सब बातें नीतीश कुमार को मालूम नहीं थी? लगातार मोटे तौर पे बताया जाता था, निटी ग्रिटी में हर चीज़ में उस रूप में इन्वॉल्व नहीं थे। जाहिर तौर पर इस तरह की जब बातचीत होती है तो इतने बड़े लेवल पर छोटे दलों में तो नहीं होता ना भाई। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को बहुत कुछ नहीं पता होता, अभी भी नहीं पता। अभी जो सीटें बच गई हैं उनमें से भी बहुत कुछ पूछिए तो बड़े ठीक नेताओं को भी नहीं पता कि अच्छा ये कहाँ जाएगा। ठीक,
तो ये अफवाह सच है कि नीतीश कुमार नाराज हैं या अनकंफर्टेबल नहीं थे इसमें, और सीटें ज्यादा दे दी गई चिराग पासवान को, ये उनकी प्रॉब्लम है, और अपना हमको ज्यादा सीट होना ही चाहिए, एक ही, मतलब ऐसा भी नहीं तो बहुत ज्यादा था, एक सिंबॉलिक, बीजेपी से हमको ज्यादा सीट लड़ना है, वो बस बाकायदा ये लाइन थी कि भाई बड़ा भाई के तौर पे वही रहे। जी, क्या खबर आपके नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये पहली बार हो रहा है, पहली बार की असेंबली में नीतीश कुमार बराबर की सीट लड़ रहे हैं। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ भाई। 2009 तक तो वो लोकसभा भी ज्यादा लड़ते थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में 25 सीटें लड़े थे लोकसभा की नीतीश कुमार, और 15 सीट लड़ी थी बीजेपी। लेकिन उसके बाद चीजें बदलती गई, नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2014 के बाद चीजें बदली। असेंबली में पहली बार ऐसा हुआ कि बराबर ले आ दिए। पिछली बार भी 5 सीट ज्यादा लड़े थे नीतीश कुमार, जेडीयू 5 सीट ज्यादा लड़ी थी। तो ये एक कष्ट तो था ही कि भाई बराबर का भाई हमको बनाया जा रहा है। और चिराग पासवान को ज्यादा सीटें मिलने की भी बात जो कह रहे हैं देवेंद्र जी, वो भी सही है। मुख्य नाराजगी जो हुई वो जो जहां इन्होंने छोड़ा, हम वहां उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि जो ड्राइविंग सीट पर जो खेमा है उससे एक दूसरा बड़ा खेमा ऐसा है जो अनकंफर्टेबल है, उससे नाराज है उन लोगों से। और उन लोगों ने ड्राइविंग सीट क्या होता है, ड्राइवर बताइए ना। नहीं, तो जैसे ललन सिंह और संजय झा, ये ललन सिंह और संजय झा ये दो लोग कर रहे थे और पर्दे के पीछे से विजय चौधरी कर रहे थे। इस बात को लेकर के नाराजगी ये भी थी कि ये तीनों लोग फॉरवर्ड हैं। और जेडी जो आप अफवाहें कह रहे हैं ना, ये अफवाहें इस तरह से भी चल रही हैं कि पार्टी जो कोयरी कुर्मी और लौकुश की पार्टी है उसको फॉरवर्ड ने हाईजैक कर लिया, ये भी चल रही है चीजें। इन 3 नामों की वजह से चल रही हैं। तो ये लोग जो कर रहे थे उससे जो लोग नाराज थे, अब हम आपको इंफॉर्मेशन बता रहे हैं जो आप कहते हैं कि कहीं नहीं होगी। मुख्य जो झगड़ा शुरू हुआ वो सोनबरसा की सीट पर रत्नेश सदा, जिनका आपने नाम लिया, वो सीट चली गई चिराग पासवान के खाते में। राजगीर की सीट जिस पर 8 बार सत्यदेव नारायण आर्या चुनाव जीते और गवर्नर रहे हरियाणा के त्रिपुरा के, उनका बेटा कौशल किशोर जेडीयू से एमएलए है, वो सीट चली गई, चिराग पासवान को कहा गया। ये हम नालंदा राजगीर की सीट बता रहे हैं जहां नीतीश कुमार का घर है, वो नालंदा वहां की सीट जेडीयू ने लोजपा को चली गई। फिर हिसुआ की सीट, अरवल की सीट, चैनपुर की सीट, रामपुर की सीट, ऐसी सीट एकमात्र मुस्लिम विधायक जमा खान थे जिनको बसपा से ले आकर के नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया था, वो सीट लोजपा को दे दी गई। तो ये इस सब से जो नाराजगी हुई, दिनारा की सीट चली गई उनके उपेंद्र कुशवाहा के खाते में, और जो विधायक जेडीयू के थे जय कुमार सिंह, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये नाराजगी की खबरें आई सीएम हाउस में। जब वहां खबर पहुंची तो रत्नेश सदा और कौशल किशोर को चुना गया कि ये दोनों जो है सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल हैं। रत्नेश सदा रोते हुए पहुंचे और वहां 2 लोग हैं, मनीष वर्मा और संजय गांधी। इन लोगों ने नीतीश कुमार का मूड देख करके कहा कि ये देखिए ये 2 लोग हैं, इनकी टिकट कट गई, ये दलित हैं दोनों लोग और आपके इतने क्लोज हैं, जेडीयू की ऐसी पारंपरिक सीट है, आपकी सीटिंग सीटें दे दी गई। ललन सराफ एक कोषाध्यक्ष हैं जनता दल यू के, नीतीश कुमार ने उनको बुला करके रत्नेश सदा को सिंबल दिलवा दिया ललन सराफ से। कोषाध्यक्ष हैं वो, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष सब हैं बैठे हुए, लेकिन उन्होंने ललन सराफ से सिंबल दिलवा दिया रत्नेश सदा को, और आज कौशल किशोर को भी सिंबल दे दिया। राजगीर और सोनबरसा दोनों सीटें, ये दोनों सीटें सीट डिस्ट्रीब्यूशन लोजपा को गई हैं। लोजपा को गई थी। इतना ही नहीं है, ये तो देखिए उसकी पूरी अलग कहानी है। उसकी कहानी ये है कि जो 29 सीटों की जो लिस्ट चली पहले दिन, जो कि ये 29 सीटें मिल रही हैं चिराग पासवान को, वो सब एक प्लांट था। वो लिस्ट वो नहीं तय हुई थी सीटें। अगर उसमें से 4 सीटें आज बीजेपी ने अनाउंस कर दी। नहीं, लेकिन 4 सीटें आज बीजेपी ने अनाउंस नहीं, लेकिन वो जो बीजेपी ने अनाउंस की ना, वो बाद में दबाव का नतीजा है। हाँ, मतलब फाइनल इसका मतलब नहीं था ना, वो यहाँ से ही लोग कर दिए थे। देखिए नहीं, जब ये डिसाइड हुआ कि ये 29 सीट चिराग लड़ेंगे, हाँ, नहीं तो वो सीट थी कि नहीं थी? नहीं, वो ये नहीं हुआ था कि ये 29 बात मतलब हो गई थी, बट एकदम लिखित में वो 29 सीट लड़ेंगे। सारी सीटों पर एक सीट फाइनल नहीं हुई थी। जैसे तारापुर की सीट थी चिराग पासवान की लिस्ट में, सम्राट चौधरी लड़ेंगे वहां से। तो ऐसी सीटें थी। जैसे अरवल की सीट आज बीजेपी ने अनाउंस कर दी, हिसुआ बीजेपी ने अनाउंस कर दी। के सीनियर नेगोशिएटर्स जो बीजेपी से बात कर रहे थे, उन लोगों ने जो भी कुछ आपस में तय किया बीजेपी के साथ, उससे नीतीश कुमार को नाराजगी हुई कि जो हमारे लोग छूट गए, उनकी सीटें डिस्ट्रीब्यूशन में लोजपा को चली गई। और उन्होंने फिर सिंबल भी दिए उनको। ये खबर आ जाई थी, मतलब ये खबर बिल्कुल सच है। तो ये बात तो अच्छा। अब देखिए, इसको खूब बढ़ा रहा है महागठबंधन के नेता कि भाई नीतीश की सुनवाई नहीं हो रही, नीतीश की ही नहीं सुन रहे हैं। अब उसमें सफाई देनी पड़ रही है जेडीयू के नेताओं को। संजय झा को कहना पड़ रहा है कि ये सब बिल्कुल अफवाह हैं, नीतीश कुमार बिल्कुल खुश हैं, चुनाव के लिए तैयार हैं, वो एनडीए के लिए प्रचार करेंगे, हर चीज़ पर नज़र रखे हैं, एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से वो बात भी कर रहे हैं। क्यों कहना पड़ रहा है भैया आपको? ललन सिंह जी को कहना पड़ा कि हमारी पार्टी में कुछ भी नीतीश कुमार की सहमति के बिना नहीं होता। सीट बंटवारे की व्यक्तिगत सीटों के आवंटन तक सब कुछ नीतीश कुमार की जानकारी और सहमति से हो रहा है।
सहमति से हो रहा है तो फिर लोग रो क्यों रहे हैं वहां जाके? और आपने बताया जैसे कि हमारे भी खबर यही थी हमारे रिपोर्टर की कि नीतीश जी ने कहा नहीं इनको सिंपल दो सीट, यही लड़ेंगे, चुनाव यही लड़ेंगे, गए। तो नीतीश जी की जानकारी के बगैर सब हो गया। सबसे पहली बात तो मुझे ये लगता है कि इस जितने अफवाह हैं, इन अफवाहों ने नीतीश कुमार की बीमारी के खबर पर विराम लगा दिया। ठीक हो गया, है ना? मतलब नीतीश कुमार इतने इम्फैटिक हो सकते हैं, इतने सब कुछ समझ सकते हैं, तो कहाँ बीमार थे भैया? जो लोग कह रहे थे इतने सालों से हम लोग सुन रहे थे, तमाम बड़े बड़े दिग्गज कह रहे थे कि नीतीश कुमार हिल गए हैं, नीतीश कुमार घसक गए हैं, नीतीश कुमार को कुछ याद नहीं रहता। अब अगर याद नहीं रहता तो एक एक सीट बताया जा रहा है, तो नीतीश कुमार को कैसे इतनी महीन राजनीति कैसे कर देते हो? दूसरी बात, मुझे एक चीज और समझ में नहीं आती, नीतीश कुमार की नाराजगी की बात, ठीक वर्ड यूज किया उन्होंने कि कंफर्टेबल नहीं है। नीतीश कुमार की बीजेपी के शीर्षस्थ नेता से आज दोपहर टिकट जारी होने के पहले बातचीत हो गई। अच्छा, उसमें जो भी उनके ग्रीवांसेस थे या जो भी उनको कहना था वो उन्होंने वहां रखा और दोनों ने फोन पर उस मसले को सुलझा लिया। उसके बाद ही बीजेपी, चाहे दबाव कह लीजिए चाहे जो कर लिए, उन्होंने अपनी सूची जारी कर दी। ठीक है। तो नीतीश कुमार अगर नाराज होते, अब ये तो संभव ही नहीं है ना कि नीतीश कुमार की मर्जी के बिना 101 हुआ होता, और राजीव रंजन सिंह ललन की कोई मतलब निगोशिएटर वाली हैसियत है मुझे नहीं लगता है सर, क्योंकि जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार उनका मजाक उड़ाते हैं, यही एक बैठा हो नेता बैठा था राजेडी के साथ ले गया था हमको, तो उनकी अब वो पकड़ रही, मुझे इसमें डाउट है। कौन है मुख्य नेगोशिएटर? कौन है? संजय झा। संजय झा मुख्य निगोशिएटर क्या, मतलब निगोशिएटर जैसी तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो बात है कि तय हो गया, दोनों लोग बैठे, सहमति बन गई कि भाई हम छोटे भाई बड़े भाई से अब जुड़वा भाई होंगे, है ना? तो दोनों अब जुड़वा भाई हो गए। तो जुड़वा भाई लवकुश मिलके ही तो लड़ता है, मतलब राम का अश्वमेध कभी थामा था तो लवकुश ने मिलके ही थामा था भाई। ठीक है, ये बात आपकी चले कि भाई इंडिविजुअल एक एक सीट की बारीकी, जैसा आपने भी कहा कि जरूरी नहीं कि टॉप लीडरशिप उसमें पड़े या उसको बाद में जानकारी दे दी जाए, लेकिन उस वक्त आप नहीं होंगे। लेकिन इस बार हम दोनों बराबर सीट पर लड़ रहे हैं, जेडीयू भाजपा। ये तो नीतीश जी को डे वन से मालूम होगा, जिस दिन भी ये तय हुआ होगा उसी दिन से मालूम होगा, बल्कि निगोशिएशन से पहले से पता होगा कि भैया इस बार इतनी ही सीट मिलेगी। आपको क्या लगता है 29 सीट अगर चिराग को दिया जा रहा होगा तो नीतीश बाबू की सहमति नहीं ली गई होगी? बिल्कुल ली गई होगी। ये या ऐसा या तो सब भाजपा अपने मन से कर रही है? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। भाजपा को भी नीतीश बाबू की अहमियत का पता है। नीतीश बाबू के बिना भाजपा का चुनाव में जाना, आज भी सारे भाजपा के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वो हमारे अभिभावक हैं और अभिभावक से अगर कहीं कुछ जो दिशा निर्देश देंगे हम उसको पूरा करेंगे। तो ये सारी चीजों को और इन नुआंसेस पे बात करें तो मुझे लगता है कि नीतीश बाबू को 2-4 सीटों पर ही कोई जीत, 4 सीटों पे जीत। सर मैं कह रहा हूं अगर सब कुछ सबकी जानकारी में हो रहा है तो नाराजगी क्यों? अगर नाराजगी है तो मतलब किसी ने कुछ मनमर्जी करने की कोशिश करी, इस केस में बीजेपी, यही समझ में आता है। तब वरना आप क्यों किसी बात से उखड़ेंगे अगर सब कुछ फेयर था? उसमें एक चीज ये है कि जो चुगली वाली बात है ना, कि जो दूसरा सिंपल सी बात है, इसको चुगली कहते हैं सर, कि मौका देखा कान में फुसकी मार दिए कि वो जो संजय झा ना, वो तो बोल रहे थे, वो तो पुराना एबीवीपी का कार्यकर्ता है, तो वो तो उधर की बात करेगा। इसमें जेडीयू की गुटबाजी भी प्ले में है। गुटबाजी नहीं, मतलब बात तो आती ही, बात आ ही जाती ना, नीतीश कुमार को तो पता चलती ही, लेकिन उसको किस रूप में प्रेजेंट किया गया। मनीष वर्मा जिनका हमने नाम लिया, वो बड़े बड़े नेता हैं बयान के, ex-IAS हैं और वहाँ में संगठन महासचिव हैं। वो खुद भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, जिनका दूसरा नाम लिया संजय गांधी, उनकी पत्नी चुनाव लड़ना चाह रही थी। इन सब की टिकटें गड़बड़ हो रही थी और ये लोग खार खाए बैठे थे। इन लोगों ने कहा, अब 2-1 बातें जो अनंत विजय जी ने कही है उसमें क्या है कि संजय झा को लेकर के खुद ही बता रहे हैं कि उनको लेकर के एक धारणा है कि पुराने बीजेपी के हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हैं। तो जो टफ निगोशिएटर थे जेडीयू के तरफ से वो ललन सिंह ही थे और ये माना जा रहा था कि ललन सिंह कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, वो जेडीयू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। और दूसरी बात है कि जेडीयू के सिर्फ 43 एमएलए जीते थे पिछली बार, तो उसकी सीटें क्यों जाएगी किसी में, ये समझ नहीं आने वाली बात है। आपकी 43 ही जीते हुए हैं, इनकी 9 गई चिराग को, नहीं 9 टोटल थी सीटें, लेकिन जीती हुई सीटें थी ये दोनों। 2 सीट जीती, सोनबरसा की सीट भी जीती हुई थी, तारापुर की भी सीट जीती हुई, जिसकी 43 जीते उसकी भी सीटिंग सीट आप दे रहे हैं लोजपा को, तो तारापुर की सीट। अब इस बात में कोई सच्चाई है कि जेडीयू ने शर्त रखी है कि आप सीएम फेस डिक्लेयर कीजिए?
देखो वो तो लगातार चलता ही है उन लोगों का, उन लोगों की तरफ से क्लैरिटी रहती है एकदम से कि भाई इस मामले में अगर भ्रम हुआ, उसको ये इस रूप में नहीं कहा जाता कि ये जेडीयू की इच्छा है, इस रूप में कहा जाता है कि इससे पूरा का पूरा चुनाव खराब हो जाएगा। और अपोजिशन आप देखे भी कि नंबर्स के लेके उसके बाद अपोजिशन ने जो नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि नीतीश जी को खत्म कर दिया गया, संजय झा ने खत्म करा दिया, इस तरह की चीज़ें, तो इसको लेके जेडीयू बार बार इस बात को कहती है। और बिल्कुल तय मानिए कि वो क्लैरिटी नीतीश कुमार एकदम से ये चाहेंगे, खासतौर पर इस नंबर्स के बाद। हालांकि फाइनल लिस्ट जब आ जाएगी सारे कैंडिडेट के बाद, तब भी ऐसा ही रहता है, तो वो अपने आप में भी एक खबर होगी। वोटिंग से पहले वो चाहेंगे कि कहा जाए कि आप मुख्यमंत्री बने, निश्चित तौर पे वो एकदम से वो ये चाहेंगे कि भाई इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, एकदम से क्लैरिटी रहनी चाहिए। कोई शर्त जैसा है क्या अभी या नहीं? शर्त जैसा नहीं है, क्योंकि शर्त जैसा रहता तो ऑलरेडी अनाउंस करवा लिए होते। लेकिन जैसे नंबर्स के बारे में भी मैंने आपको कहा कि वो इच्छा थी और वो कम्युनिकेट की गई थी बकायदा। इस सब में जो अभी उम्मीद मतलब दिया बुझने के बाद वैसे कहीं से लॉ निकली। सौरभ जी एक चीज ध्यान दीजिए आप सब लोगों का, इस बार बिहार की राजनीति में संजय नाम का व्यक्ति बहुत चर्चित होने वाला है, चाहे इधर चाहे उधर। अच्छा, जो मैं कह रहा था कि जो दो दल एनडीए के जिन्होंने मतलब आहें भर के स्वीकार कर लिया 6-6 सीट पाने वाले उपेंद्र कुशवाहा और जूतन, उनको मांझी जी, उनको अचानक लगा ना अभी तो कुछ बाकी है, खेल अभी बाकी है। अब आप देखिए खेल हुआ कैसे ये। अब ये यहां मैं इसलिए कह रहा हूं कुछ मनमर्जी जैसा कुछ लगता तो है। क्यों? एक उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया था, आज फिर मेरे साथ बादलों ने साजिश की, मेरे घर बरसात की, मैं तो पुरानी बात हो गई थी, मतलब था कि मान लिया साजिश होती है बेचारे। फिर उन्होंने कहा कि वो साजिश तो साजिश है, फिर उन्होंने उससे पहले पोस्ट किया था कि मैं सबसे माफी मांगता हूं, आपको सबसे अनुकूल सीटें नहीं मिली है, आज खाना भी नहीं बना होगा कई घरों में, लेकिन मजबूरियां होती हैं। जीतन राम मांझी जी तो यहां तक चले गए कि हाँ माना हमें कम सीट मिली है, कार्यकर्ता का मनोबल कमजोर हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बिहार को जंगल राज की ओर धकेल दें। मतलब वो तो इस तरह से कह रहे हैं जैसे बागी हो गए उनके लोग, भाई ऐसा मत सोचना। इसके बाद आया 14 अक्टूबर आज और 11 बजे के आसपास का समय। आप टाइमलाइन देखिए एक्स पर जाकर के, 3 नेताओं की, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, 3 अलग अलग पार्टियां, तीनों एनडीए के घटक दल। टेक्स्ट है, एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो गया, कौन दल किस सीट पर लड़ेगा ये चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह तैयार है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह मैसेज पोस्ट किया आज 14 अक्टूबर को 11:02 पे। चिराग पासवान जी ने सेम टेक्स्ट, कॉमा, फुल स्टॉप, सब कुछ, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो भी पोस्ट किया 14 तारीख आज 11:11 पर। और सम्राट चौधरी ने ये 10:52 पर पोस्ट किया, सेम टेक्स्ट है, तो कहीं एक जगह से लिख के आया है। और जो सबसे पहले किया उसने पहले किया उसके यहाँ से आ रहा है। और वो इस लिहाज से कि ये जो चल गया ना 2 दिन, मतलब ये तो अपने आप में अनुष्ठी बात थी कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद मतलब दिल्ली में बैठक हो जाए और उसके बाद फिर आप बैठकों का दौर पटना में शुरू कर दें, तो ये अपने आप में इसमें तो मतलब ऐसा था कि एकदम ओपन सीक्रेट था कि हाँ भाई समस्या है जिसके चलते आप ये कर रहे हैं। आप जरा महागठबंधन की बात कर लें। कल तेजस्वी आए थे, किस किस से मिले? वो किसी से नहीं मुलाकात हुई। देखिए ये ऐसा वो पता है, वो आए तो थे अपने मुकदमे के सिलसिले में, जो कोर्ट का समन था कि भाई आपको चार्ज फ्रेम होगा तो आपको रहना है। और दूसरे केस में भी वो आना था, एक जजमेंट जो जमीन के बदले नौकरी का जो टल गया 10 नवंबर तक, तो ये उसके लिए बुलाया गया था, वो आए थे उसके लिए। लेकिन ये तय था कि दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी होती है। जब देखा उन्होंने कि भाई बीजेपी वाले सब बुला रहे हैं, सबको यहाँ दिल्ली बुला के कर रहे हैं, तो कांग्रेस वालों ने भी कहा कि हम भी दिल्ली बुलाओ। लेकिन राहुल गांधी की मुलाकात नहीं हुई, उनसे केसी वेणुगोपाल से मिले। पीछे मुकेश सहनी ये कह के आए कि सारे डॉक्टर दिल्ली में बैठे हुए हैं तो हम दिल्ली जा रहे हैं और स्वस्थ होके आएंगे, तो सफदरजंग में वो बैठे रहे अपने कमरे में, कहीं निकल के गए ही नहीं और वहीं से उठ के घर चले गए। किससे नहीं मिले? किसी मुलाकात ही किसी से नहीं, किससे मिलते वो? जब तेजस्वी यादव की ही मुलाकात नहीं हो रही है, राहुल गांधी पूछ ही नहीं रहे हैं, जब मुलाकात हो रही है केसी वेणुगोपाल से, तो वो फिर चले गए। मुकेश सहनी भी चले गए। राहुल गांधी क्यों नहीं मिल रहे भाई? अब राहुल गांधी से तो फाइनल उस पर बात होगी ना भाई कि आप करिए आकर के, उन्होंने कह दिया मतलब हो गया डिसाइड। तो उसके पहले आप कल अलावरू से, उनको हैसियत भी दिखानी है तेजस्वी यादव को, वो हैसियत दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। अलावरू से मिलिए, उसके बाद केसी वेणुगोपाल से मिलिए, आप लोग तय करिए, उसके बाद हम तो नरेंद्र मोदी टाइप से हम भी करेंगे। भाई नरेंद्र मोदी कहाँ मिल रहे हैं किसी से? तो वो एक जो तरीका है उनका अभी तक का जो चुनाव का, इसी अंदाज में उन्होंने किया है और इस अंदाज में समूचे महागठबंधन की लुटिया डूब रही है। ये अभी तक कैंपेन नहीं आपका उठा। आप तो आज मान लीजिए कि ये एनडीए में ये झगड़ा नहीं हुआ रहता है तो क्या नैरेटिव चल रहा होता है कि 2 दिन बाद तक उसका सीट शेयरिंग के 2 दिन बाद तक 48 घंटे तक आपका कुछ भी नहीं हुआ।
तो ये प्रेशर बना करके ज्यादा सीटें लेनी है, जबकि हम आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं सौरभ जी कि बिहार में कांग्रेस परजीवी पार्टी है, उसके पास अपना कुछ भी वोट नहीं है। उसको वोट लेना है तेजस्वी यादव से, आरजेडी से, उसको वोट लेना है माले से, सीपीआईएमएल से, उसको वोट लेना है मुकेश सहनी से। इन तीनों चारों के वोट लेकर के आपको कुछ जीतना है। तो किस दम पर इतना आर्गुमेंट्स दिखा रही है भाई? ये कि अब जरूर मजबूरी है उनकी, जरूरत है, हम उनको तेजस्वी यादव को जरूरत है कि महागठबंधन बना के जाना है चुनाव में। कितना चाह रही है? 60 से कम नहीं। और तेजस्वी कितना देना चाहते हैं? 55 से ज्यादा नहीं। मतलब ऐसे जो गैप था वो 65 और 55 का। हाँ, तो 60 से कम नहीं और 55 से ज्यादा नहीं। तेजस्वी कह रहे हैं कि आप आईपी गुप्ता जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी वाले नेता हैं, ताती ततमा पान समाज के, आप उनको एडजस्ट करिए, 2 या 3 सीटें देनी है वो आप दीजिए। नहीं, अब ये क्या अनबन तब में तब्दील हो गया है तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच में? हाँ, अनबन है, अनबन है। हाँ, लेकिन उसको निपटाने में ये लोग भी आयरन आउट कर लेंगे। ऐसा नहीं है जैसे एनडीए में आयरन आउट हो गया, वहां भी हो जाएगा, वहां भी सलबटे मिट जाएंगे। कल तक ये भी कहीं कुछ लोगों ने एक सेक्शन में शुरू हुआ कि कांग्रेस, राहुल गांधी ने, मतलब कांग्रेस ने कहा है कि तैयारी 243 की तैयारी रखो। वो तो सबकी 243 की तैयारी है। ये अफवाहों में आपने लिखा नहीं तो आज तो जेडीयू के लिए चल रहा था कि नीतीश कुमार ने कहा दिया कि 243 लड़ेंगे। तो ये 243 कांग्रेस लड़ी थी एक बार 2010 में, तो उसके 4 एमएलए जीते थे, 9% वोट आया था। तो 243 लड़के आप 9% ले आए। यहाँ तो चिराग पासवान 135 लड़के 7%, 6% ले आए थे। तो ये आपकी कोई पूंजी नहीं है। वो कैंडिडेट आपका 5-10 हजार वोट कहीं से ले लेगा, वो अलग बात है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में अनबन हो गई है। अब ये जो बात हुई कि लालू यादव ने वहां कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, सिंबल दे दिए, और फिर कहा कि तेजस्वी रात को पहुंचे, तो उन्होंने कहा नहीं, सब अभी जब तक कुछ तय नहीं होता तब तक नहीं, तो वापस ले लिए। सर, दोनों पार्टी में जो अनबन हो रही है ना, उसके पीछे एक वजह है। राहुल गांधी को उनके चुनाव प्रभारी जो बिहार के हैं अल्लावरू, उन्होंने ये समझा दिया, उनके बहुत करीबी हैं। जब वो आए थे तो पहले वॉर रूम संभाला कांग्रेस का, उसके बाद उनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया। और जहां तक मेरी जानकारी है कि वो इकलौते ऐसे महासचिव हैं जो वेतन लेते हैं। बिल्कुल, है ना? हाँ, वो पेड स्टाफ। तो अल्लावरू जी ने राहुल जी को समझा दिया है कि देखिए, आपका जो स्ट्राइक रेट था वो लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा था, 9 में 4 जीते आप, पप्पू जी को जोड़ लीजिए अगर तो। और दूसरी तरफ उन्होंने जितने सीटें ली थी उसके आधार उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। दूसरी बात कि जब पिछली बार इनको 70 सीट दिया गया था 2020 के चुनाव में, तो इनको 19 सीटें आई थी। तब आपको याद होगा कि उस समय जगदानंद सिंह से लेके शिवानंद तिवारी से लेके सभी लोगों ने इस प्रकार का एक बयान दिया था कि अगर कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं दी गई होती तो तेजस्वी सीएम बन जाते। ये भी बताई गई उनको, आपका स्ट्राइक रेट। और आप याद करिए 2020 के चुनाव में राहुल गांधी की बमुश्किल 4 से 5 रैली हुई थी। इस बार 16 दिन वो बिहार में रहे, उसके पहले उनकी 8 रैली हो चुकी थी बिहार में। तो अल्लावरू ये समझाने में राहुल जी को कामयाब हो चुके हैं कि भैया अगर, और जहां तक मेरी जानकारी, हो सकता है मैं गलत हूं, कि पहले कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अगर बिहार में नियुक्त होता था, प्रभारी होता था, तो सबसे पहले लालू यादव जी के पास जाता था और उनसे मिलता था। इनकी अभी तक मुलाकात लालू जी से उनके घर जाके नहीं हुई है। तो कांग्रेस को अगर खड़ा होना है देश भर में, तो उनको तो बिहार में भी खड़ा अगर अपने पैर पे होना है। तो कांग्रेस को क्या लगता है, राहुल जी 16 दिन बिहार में रह लिए तो बिहार में कांग्रेस खड़ी होगी? भाई खड़ी हो चाहे नहीं हो, प्रयास तो करना है ना राहुल जी को खड़े करने के लिए। मेरी जानकारी में तो 64 सीट देने को तेजस्वी तैयार है, ये 70 पे अड़े हुए हैं। तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस, अच्छा जितना आरजेडी ऊपर जाएगी उतना कांग्रेस नीचे जाएगी, बिहार में ये तय है। जितना कांग्रेस ऊपर जाएगी आरजेडी नीचे जाएगी, ये भी तय है। तो ये संतुलन का खेल है। ये तो ठीक है, ये तो चलता रहता है नेगोशिएट करना। लेकिन क्या राहुल गांधी एटीट्यूड दे रहे हैं तेजस्वी और लालू यादव को? बड़े पार्टी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं भाई, तो देना ही चाहिए भाई। किसी भी समय कांग्रेस पार्टी आरजेडी से बड़ी पार्टी तो है। आपका बिल्कुल मन नहीं क्या मैं जरा सा मुस्कुराऊं? नहीं, मुझे तो लग रहा था आप हंसेंगे, लेकिन आप पता नहीं कैसे हंसी रोके हुए बैठे। मैं ये कह रहा हूं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी को अगर बेहतर करना है, अच्छा वहां भी यही झंझट फंसा हुआ है। कांग्रेस भी उन्हीं सीटों को चाह रही है जिसको आरजेडी चाह रही है। ये महागठबंधन में मतलब कौन ड्राइव कर रहा है चीजों को? मतलब कांग्रेस इतना असर्ट कर रही है, मुझे आपकी बातों से थोड़ी हैरानी भी हो रही है कि ऐसा तेजस्वी जी से मुलाकात का समय भी ना देना। मुलाकात का समय वो सब तो वजह नहीं हो सकती कि भाई कैसा है कि आपसे बात नहीं करना, क्योंकि राहुल गांधी क्या ही बात कर लेंगे बिहार के बारे में। अब सोचिए ना, सीट की के बारे में जो भी आपको बात करनी है, जो लोग इन्वॉल्व हैं,
उन्हीं से आपको बात करनी है। ऐसा तो है नहीं ना कि राहुल गांधी को सीट के बारे में पता होगा, अच्छा ये ले लेंगे वो छोड़ देंगे, कैसे पता हो सकता है किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता को। जैसे उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी कौन सा उसमें बात करते हैं, जबकि मोदी जी को तो सब सीट के बारे में पता भी है, बिहार के बारे में, लेकिन वो नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, कांग्रेस को इतना एहसास है कि हम इंडिस्पेंसिबल हैं आरजेडी के लिए। आप सोचिए कि जैसे कांग्रेस पार्टी अगर अभी आरजेडी से अलग हो जाए तो कांग्रेस पार्टी क्या ही खो देगी, लेकिन आरजेडी सारा चुनाव उसका माहौल में ख़त्म हो जाएगा, यहीं पे चुनाव होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो इतना एहसास तो कांग्रेस के नेताओं को है ना। वहाँ जो उनके तरफ से अखिलेश प्रसाद सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, उनकी लगातार कोशिश है। और इस तरह के गठबंधन में सौरभ, जैसे सिर्फ वही नहीं, अभी जैसे अभी भी एलजेपी और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग, सीट एक्सचेंज नहीं हुआ है। अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तब गोविंदगंज की सीट को लेकर जबरदस्त तनातनी लगा हुआ है, अभी तनातनी है, क्योंकि वो तो जब इधर है तो समझ सकते हैं, जब कि इधर इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, इतने स्मूथ तरीके से काम कर रहे हैं, तब इधर ये हालत। क्या तेजस्वी ने लालू जी के बाटे सिंबल वापस मंगवाए? हाँ, कई सिंबल मंगवा लिए, वो भी कांग्रेस की वजह से मंगाए, वो दूसरा कोई कारण नहीं है। मतलब वो कोई डिसरेस्पेक्ट करना नहीं है। ये एक तो कई लोग तो बिना सिंबल के नॉमिनेशन करने चले गए, सबने अनाउंस कर दिया था डेट अपना कि हम इस दिन चुनाव लड़ेंगे, इस दिन हम नॉमिनेशन करेंगे, इस दिन जाएंगे। वो एनडीए में भी हो रहा था भाई, अनंत सिंह को कौन सा सिंबल, कल ले जाकर के सिंबल लिया, नॉमिनेशन कर दिया। 4 दिन पहले अनाउंस कर दिया था कि हम 14 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे, 25,000 आदमी का भोज कर दिए। कोई थोड़ा उनको कहा था किसी ने, नीतीश कुमार ने, कि आपका टिकट कंफर्म हो गया, लेकिन ले आए। हाँ, तो वैसे ही वहां भी था, उनको था कि समय बीत रहा है, तो जिन लोगों को भी वो सिंबल दे रहे थे वो सब भाई परबत्ता से डॉक्टर संजीव को देना था, मनेर में भाई वीरेंद्र को देना था, तो वो ऐसे लोगों को सिंबल दे रहे थे ऑब्वियस, जिनका तय था, जो ऑब्वियस सीटें थी। लेकिन कांग्रेस इस पर भी बुरा मान गई भाई। अब फिर ना आरजेडी बुरा मान रही, ना कांग्रेस मान रही है। उसने 18 सीटों के लिस्ट जारी कर दी माले ने, और ऐसी सीटों पर घोसी की एक सीट है जहां जगदीश शर्मा को ज्वाइन कराया आरजेडी ने, उनके बेटे राहुल शर्मा को टिकट देने के लिए, और वहां रामबली यादव की सीट के टिकट अनाउंस कर दी उसने, माले ने। तो ये क्यों उसकी स्थिति है? जब आप कितना सब वेट कर रहे थे ना कि भाई जल्दी आप करें, तो वो डिसरेस्पेक्ट नहीं था। लेकिन कांग्रेस के प्रेशर में कांग्रेस ने ये कहा कि ये गठबंधन के माकूल नहीं है, ये ठीक नहीं है, लोगों में गलत मैसेज जा रहा है, तो सिंबल कुछ लोगों के वापस मंगाए गए। ठीक है, तो ये हुआ, ये डिसरेस्पेक्ट नहीं था। अब इसमें छोटी पार्टियां अभी किस फेर में हैं? मतलब यहाँ जैसे मुकेश सहनी है, उनका क्या चल रहा है? देखिए, उनके साथ समस्या ये है कि तेजस्वी यादव के बड़े प्रिय हैं, तो कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, तो तेजस्वी यादव सीट दे करके लड़ाएं उनको। तेजस्वी का वादा था कि हम कांग्रेस सीट छोड़ेगी, वो आपको दे करके लड़ाएंगे। तो कांग्रेस कह रही है कि भाई तुम्हारे प्रिय हैं तो तुम सीट दे दो अपने तरफ से उसको। अच्छा। तो अब आरजेडी तो 144 ही लड़ी थी, तो कांग्रेस के लिए जाते हैं तो जाए गठबंधन छोड़ के? नहीं, वो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो ईबीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपने को है मल्लाह, वो जिनका अपनी जिस सहनी जाति में उसका 2-2.5% वोट है, लेकिन उसमें बिंद है, केवट है, कैवर्त है, निषाद है, गंगोता है, नोनिया है, ये सब जोड़ के 9% वोट ले आए हैं। क्या ये एनडीए के संपर्क में है? ये भी एक अफवाह है। नहीं, ये तो अब उसका टाइम निकल गया। वो ऐसा होगा कि जीतने के बाद जब जरूरत पड़ेगी, तब के लिए उनका रोल रहेगा। इसी आशंका में उनको ज्यादा सीटें नहीं दे रहे हैं लोग कि इनका क्या पता कब जीतने के बाद। और बाजी जी का उनके साथ गलत हुआ, उन दोनों के साथ गलत हुआ, बदलेगा नहीं उन लोगों का, क्योंकि मजबूरी है। रहेगा 6-6 ही, न सीटें बदलेंगी न वो लोग बदलेंगे। लेकिन ये ठीक नहीं हुआ, मतलब जबरदस्ती दबा करके अगर आपको किया ये, तो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है। चिराग की सीटें कम होंगी क्या? मुझे लगता नहीं है सर। और मांझी जी को 6 सीट बहुत दे दिया सर, मुझे लगता है औकात से ज्यादा दे दिया। पिछली बार 7 सीट लड़े थे वो। अरे लड़ने से क्या होता है सर? और 4 जीते थे सर, बाकी सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट था। अच्छा नहीं, तो वो 7 लड़के 4 जीते थे, और पूरे मगध में और शाहाबाद में टोटल 10 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी को, पूरे एनडीए को, जिसमें 4 उन्हीं की थी मांझी जी। उनका बस प्रतीकात्मक महत्व है, और उनका परिवार खड़ा होता है ज्यादातर सीटों पर। बहू, बेटा, यही तो जोक चल रहा है, तो दे दो परिवार के बाहर भी एक आध को दे दो। वही मैं कह रहा हूँ। और उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़के अपनी औकात भी वो भी देख चुके हैं। अरे तो जब आप 0 हो गए तो फिर 0 से ही तो शुरू करना पड़ेगा। इन दोनों का नंबर नहीं बदलेगा। मुझे लगता है कोई नंबर चेंज नहीं होगा, ना बीजेपी का, ना जेडीयू का, ना चिराग का। इधर उधर से 1-2 को टिकट की, मतलब जैसे बीजेपी के रामेश्वर चौरसिया ने पिछली बार उधर से चुनाव लड़ लिया था, इस तरह की कुछ 1-2 घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन वो जो एक इनकम टैक्स ऑफिसर को भी, इनकम टैक्स कमिश्नर को भी दे दिया आज बीजेपी ने। तो पहले भी थी, गौरव से विधायक थी, लेकिन परसों ही बीआरएस लिया और आज टिकट मिल गया उनको। एनडीए का इस समीकरण बदलेगा क्या सीटों का? मतलब सिंबॉलिक कोई एक अगर चेंज हो जाए तो हो जाए, इसके अलावा कोई जैसे 6-6 की जो बात है ना, जितना मांझी उपेंद्र कुशवाहा को वो जितना डिजर्व करते हैं उसके हिसाब से, जैसे एक समझिए ना कि भाई एलजेपी एक नई इंट्रेंट है, ठीक,
और अगर वीआईपी बाहर गई तो एलजेपी आई है, और एलजेपी आई है जिसको पहले से सबको पता था कि हाँ 20 से ज्यादा तो किसी को भी पता था कि जाना ही जाना है। तो अगर जेडीयू घट रही है, बीजेपी घट रही है, तो जीतन राम मांझी अगर 7 से घट के 6 आ गए तो कौन सा अनर्थ हो गया। उपेंद्र कुशवाहा आपको एक राज्यसभा भेजा गया, लोकसभा दिया गया, आप चुनाव हारे, 6 सीटें दे दी गई हैं। अब ये तो आप सभी लोग कह रहे हैं ना कि ये जेडीयू, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों चिराग पासवान के इतनी सीटें मिलने से नाराज हैं। अगर चिराग पासवान 20-22 पे होते और वो सीटें बीजेपी जेडीयू के भीतर बटी होती तो कोई समस्या ही नहीं। तो क्या वो चिराग पासवान की सीटें डाउन नहीं उतना। सर एक आपको 3 इडियट्स का डायलॉग याद है क्या? अपने टॉप मतलब अपने फेल होने का दर्द नहीं है, दोस्त के टॉप होने का डर है। अरे बीच में अचानक से मैंने बयान देखा वो नीतीश जी के बेटे का फिर से अभी फिर कि पापा बढ़िया काम कर रहे हैं, पापा कोई सीएम होना चाहिए, कुछ चल रहा है क्या कि मतलब उनको उनकी कोई भूमिका होगी पोस्ट इलेक्शन? सीएम उनकी पोस्ट इलेक्शन तो निश्चित रूप से होगी, प्री इलेक्शन नहीं होगा। नीतीश कुमार ने मना कर दिया निशांत के लिए, प्री इलेक्शन के पहले उन्होंने मना कर दिया। पोस्ट इलेक्शन निश्चित रूप से उनकी भूमिका होगी, और ये वही प्रेशर की पॉलिटिक्स है जो 25 से 30 फिर से नीतीश जो जेडीयू का नारा है उसको असर्ट कर रही है जेडीयू की भाई नीतीश के चेहरे पर लड़िए, और ये लड़ना हमेशा एनडीए के लिए फायदेमंद होता है नीतीश कुमार के चेहरे पर। इस वक्त बेटर पोजीशन में, बेटर सेटल्ड कौन सा घर है, महागठबंधन या एनडीए? बस बहुत नहीं, एनडीए ही। अभी तो एनडीए में चूंकि सीट शेयरिंग ये लोग कर चुके हैं, नंबर्स कर चुके हैं, और कौन सी सीट कौन लड़ेगा इसको फाइनल किया जा रहा है। आपके हिसाब से बेटर पोजीशन कौन दिख रहा है इस वक्त? मीलों आगे हैं सर एनडीए, मीलों आगे। तो निश्चित तौर पर उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और आज की जैसे बीजेपी की लिस्ट ही आप उठा के देखें तो बहुत गजब की लिस्ट है। उसमें ऐसी लिस्ट है जो कि प्रदेश का जो नेतृत्व जो यहाँ पे सूची लेके आया था उसमें से बहुत सारा परिवर्तन किया गया है टॉप लीडरशिप जो एमएलसी बन के मलाई काट रहे थे। आज का प्रोग्राम विशेष इसीलिए हुआ, अक्सर हम जब ये अफवाहों को बस करने वाले प्रोग्राम करते हैं तो अफवाहें गलत साबित होती हैं। आज आपने सारी अफवाहें सही साबित कर दी, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आपने चूंकि हम लोगों को शुरू में डॉक्टर बता दिया ना, हम डॉक्टर तो तीनों में से कोई है नहीं। बहुत शुक्रिया अजीत जी, अरुण जी बहुत धन्यवाद, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।